नमस्कार। इग्नू की ऑनलाइन टीचिंग प्रक्रिया में इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए हम बच्चों के मस्तिष्क का गणितीयकरण जो BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र की इकाई 2 गणित शिक्षण अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य का भाग है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर हनीत गांधी और मैं शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने पास एक पेन और पेपर रख लीजिए, क्योंकि हम गणितीय सोच के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बातचीत करते हैं कि गणितीय शब्द से आप क्या समझते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस शब्द के बारे में कुछ अंक लिखिए, जो भी आपके जहन में आते हैं उन शब्दों का वर्णन करिए। आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है आपने जो सूची बनाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी। शायद आपने लिखा होगा कि गणितीयकरण का मतलब है घटा, जोड़, गुणा, यानी जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें कर पाना। या आपने लिखा होगा दिनचर्या जीवन में गणित का इस्तेमाल कर पाना। शायद आपने ये भी लिखा होगा कि गणित के सवालों को हल कर पाना और उन्हें उनका जवाब दे पाना। शायद आपने कुछ ऐसे भी लिखा होगा कि सबसे पहले गणितीय सवालों का जवाब देना। या फिर आपने लिखा होगा गणित की पाठ्य पुस्तक के सवालों को हल कर पाना। कुछ ने ऐसा भी लिखा होगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाना। कहीं ये भी कहते हैं कि गणितीय शब्द का मतलब है गणित का भय ना हो पाना। और कुछ गणित को समस्या समाधान से भी जोड़ते हैं और उनका मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाना गणितीय सोच का एक हिस्सा है। ये सभी जो हमने आपको अभी बताए हैं, ये सभी गणितीय सोच के कहीं ना कहीं हिस्सा ज़रूर बनते हैं और इनमें से कोई भी अलग नहीं है और कोई भी फर्क नहीं है। इनमें से सभी को हम गणितीय सोच का हिस्सा मानते हैं, बट ये है कुछ इसमें से किसी एक पॉइंट को ज़्यादा लिखेंगे और कुछ किसी एक पॉइंट को बाद में लिखेंगे। इन्हीं सब के समूह के बारे में ही बात कर पाना हमारे गणितीय सोच का एक हिस्सा बनता है। चलिए, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप कुछ चित्रों को देख पा रहे होंगे जो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक कुम्हार जो है वो कुछ काम कर रहे हैं, एक पान की शॉप है, एक कारपेंटर दो बैठे हुए हैं और कुछ लकड़ी से कुछ बना रहे हैं, और एक तरफ आपको एक ड्राइंग या चित्रकला मिल रही होगी जिसे हम कोलम कहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सभी लोग कुछ गणितीय प्रक्रियाओं में शामिल हैं? बातचीत करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। कुम्हार का अगर आप कार्य देखेंगे तो कुम्हार एक छोटी सी मिट्टी के उससे शुरू करते हैं, मिट्टी के ब्लॉब से शुरू करते हैं और उससे कितनी सुंदर आकृति बनाते जाते हैं। इसी तरह कारपेंटर जो है वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ आपके जो कमरे में जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो बना पाते हैं। इसमें वो जोड़ना, घटा, नापना, इन सब की प्रक्रियाओं में शामिल होता है। इसी तरह से अगर आप पान की शॉप पर किसी छोटे बच्चे को कार्य करते देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बच्चा, ये जो छोटा सा लड़का है या जो भी काम कर रहे हैं, वो कितनी तरह के कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह से कोलम की जो आर्ट है, कोलम की जो कला है, जो बहुत से क्षेत्रों में इंडिया में की जाती है, हिंदुस्तान में होती है, जहाँ पर जो औरतें हैं वो चावल के आटे से एक लकीर खींचते हुए जो कभी ख़त्म नहीं होती, उससे वो कोलम बनाते हैं। तो वो भी एक तरह की चित्रकला में हिस्सा लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सभी किसी तरह के गणितीय प्रक्रिया में शामिल हैं? कुम्हार भी हैं, जो पान शॉप पे लड़का काम कर रहा है वो भी है, जो औरतें कोलम बना रही हैं वो भी कुछ ना कुछ गणितीय कार्य कर रही हैं, और जो कारपेंटर हैं वो भी कुछ ना कुछ गणितीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन प्रक्रियाओं को हम कक्ष में शामिल नहीं करते हैं। तो इन सभी क्रियाकलापों में किसी न किसी तरह से गणितीयकरण शामिल है।
जैसे कि जो कुम्हार अपनी मिट्टी से आकृति बना रहे हैं, उसमें आप पाएंगे कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ही उनकी वो आकृति शेप लेती जा रही है। इसी प्रकार अगर आप कोलम में देखेंगे तो वो जो औरतें कोलम से मिट्टी के चावल के दाने से जो बनाना शुरू करती हैं और एक ही तरह की लाइन से बनाते हुए पूरी आकृति बना लेती हैं, इसको हम आगे जाके ऑयलर्स ग्राफ भी कहते हैं। इसी प्रकार जब एक अनपढ़ या ना पढ़ा हुआ बच्चा पान की दुकान में आपको बकाया राशि देता है तो वो जोड़, घटा, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ करके आपको राशि दे रहा है। तो गणितीयकरण क्या है? साधारण शब्दों में गणितीयकरण अनौपचारिक गणित को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में स्कूल, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, कक्षा कक्ष में होने वाले वार्तालाप और अध्यापक एक मूल भूमिका निभाते हैं। इसीलिए गणितीयकरण के बारे में हमें और आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम उस कड़ी में इस कड़ी का एक हिस्सा है। अर्थात गणितीय तथ्यों के शिक्षण के अतिरिक्त अध्यापक के द्वारा गणित का उपयोग करने तथा गणितीय ढंग से वस्तुओं को देखने हेतु आवश्यक कौशल का विकास करने में बच्चों की सहायता की प्रक्रिया को गणितीयकरण कहा जा सकता है। यानी गणित विषय में सिर्फ अच्छे ग्रेड प्राप्त करना ही नहीं, अपितु विभिन्न परिस्थितियों की गणितीय व्याख्या करने योग्य बनाना तथा गणितीय चिंतन के माध्यम से निर्णय लेने में बच्चों की सहायता करने की प्रक्रिया गणितीयकरण है। तर्क करना और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना गणितीयकरण का आधार होना चाहिए। यानी जब आप बच्चों से बातचीत करें तो उन्हें कुछ चीज़ों से ज़रूर अवगत करवाएं। पहली बात, कंजक्चरिंग करना, सवाल को तोड़ कर देखना, सवाल के अंदर जानना कि क्या लिखा हुआ है, सवाल को गणितीय रूप में प्रस्तुत करना। उसके बाद उसकी एक गतिविधि के बारे में बात करना, उसकी एक प्लान बनाना कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये सवाल किस तरह से हल किया जा सकता है। ये सब गतिविधियाँ गणित की सोच को अवगत कराती हैं। आगे बढ़ें। अब आप अपने आप एक अध्यापक होने के नाते लिखिए कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो आप अपनी कक्षा कक्ष में बच्चों के गणितीयकरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी। गणितीय अनुभवों में बच्चों को शामिल करना, उन्हें चीज़ों को क्रमबद्ध करने, अनुक्रमित करने और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करना, या सृजनात्मक ढंग से एक गतिविधि का आयोजन करना, विभिन्न परिस्थितियों को आंकड़ों के उपयोग से प्रस्तुत करना, किसी भी समस्या का गणितीय चिंतन का उपयोग करके हल ज्ञात करना। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी जो अब आपके सामने प्रस्तुत किए गए, ये कुछ हैं जो हमने बनाए। आपकी लिस्ट में आपने इससे ज़्यादा भी लिखे होंगे। मूल भाव ये है कि आप जब बच्चों से गणितीय कक्षा में बात करें तो वो सिर्फ गणितीय सवालों तक ही सीमित ना हो, उनके साथ गणितीय चिंतन करना, तर्क करना, बातचीत करना, उसे गणितीय रूप में ढालना, किसी भी समस्या को गणितीय रूप में ढालना, ये सब गणितीय सोच को अंकित करते हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो, जो NCF में डेविड व्हीलर ने कहा था that it is not important to teach a lot of mathematics, but it is important to mathematize the child's mind। यानी गणित के बारे में बातचीत करना या बहुत सारी गणित कराना गणित का आधार नहीं है। अच्छी गणित वो है जब हम बच्चों के मस्तिष्क का गणितीयकरण कर सकें। यानी मस्तिष्क के गणितीयकरण कराने की आपकी जो शिक्षम अधिगम की प्रक्रिया है वो सिर्फ कक्षा कक्ष तक ही सीमित ना रहे, अपितु आप बच्चों से कहीं पर भी ले जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ अगर कोई खेल में भी है तब भी आप बात कर सकते हैं कि गणितीयकरण, उस खेल के अंदर भी गणित किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी समस्या को गणितीय रूप में ढालना, तर्क देना,
उसके बाद आगे सवालों को हल कराना, ये सब एक गणितीय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अर्थात मस्तिष्क के गणितीयकरण का शिक्षण अधिगम, गणित का शिक्षण अधिगम गणितीयकरण के कौशल विकास पर बल देता है। यानी कि आप सिर्फ समस्याओं के समाधान पर बात नहीं करेंगे, आप गणितीयकरण की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। किस तरह से बच्चों के साथ गणितीय रूप में बातचीत हो सकती है, गणितीय समस्या के हम गणितीय कौशल किस तरह से विकसित कर सकते हैं, उस पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। यह अपेक्षित है कि बच्चों को योग्यताओं का समावेशन के द्वारा जो उन्हें स्थितियों को गणितीय रूप से संभालने में सहायता करे, ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कराना चाहिए। यहाँ बच्चों को इन निर्णय तक पहुँचने में गणित के सिद्धांतों, तथ्यों और ज्ञान का उपयोग कराना चाहिए। ये सब आपके गणितीयकरण में शामिल होते हैं। गणितीयकरण किसी भी रोज़मर्रा की समस्या को गणितीय सिद्धांतों में गणितीय रूप देकर, उन्हें तथ्यों में ढालकर, उसमें तर्क लगाकर उसका समाधान देना एक गणितीय प्रक्रिया है। ये सिर्फ गणित के कक्ष में नहीं होती, ये गणित की कक्षा के बाहर भी होती है। आपकी क्लास के बाहर भी आप गणितीय रूप में बातचीत कर सकते हैं। आप गणितीय रूप के बारे में, गणितीय सोच के बारे में पहेलियों के द्वारा भी करवा सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत क्विक मैथ्स या बहुत जल्दी मुझसे मेंटल मैथ्स करवाते थे। चलो बताओ इसमें जोड़ा तो क्या होगा, चलो बताओ हम यहाँ गए तो क्या हुआ। हम बहुत सारी सब्जी तरकारी लेने जाते थे और वहाँ पर हम जैसे ही पैसे देते थे तभी मुझसे मेरे दादाजी पूछा करते थे कि बताओ कितना पैसा देंगे, कितना आपके पास वापस आएगा, क्या उसे ढंग से किया कि नहीं किया। बिना किसी कागज़ कलम के भी मुझसे मेंटल मैथ्स करवाते थे। इसके अलावा सिर्फ अंकों के बारे में बातचीत नहीं करना, लेकिन स्पेस के बारे में भी बातचीत करना एक गणितीय सोच का प्रतीक है। यानी कि एक कक्ष में फर्नीचर किस तरह से रखा जाएगा, एक प्लान किस तरह से बनाया जाएगा जिसमें हर तरह का फर्नीचर रखा जाए और तब भी आपके पास स्पेस मिल जाए। इसके अलावा जब हम किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं, यानी संभावना के बारे में बात करते हैं, तो भी गणितीय सोच विकसित होती है। जैसे कि क्या आज बारिश होगी, क्या संभावनाएं हैं कि आज बारिश होगी, क्या संभावनाएं हैं कि मैं सुबह 9 बजे चलूँगी और 11 बजे तक अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगी। क्या ऐसे पहले कभी हुआ है, अगर हुआ है तो उसमें के क्या कारण थे जिनकी वजह से वो घटना घटी थी। इस बारे में भी बातचीत करना एक गणितीय सोच का प्रतीक है। अर्थात कहने का मतलब ये, गणित विषय को आप सिर्फ अंकों तक सीमित मत करिए। गणित के और भी बहुत से रूप हैं, यानी कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रायिकता, इन सब के बारे में भी बातचीत होना ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना या सिर्फ पजल्स को सॉल्व करना ही गणितीय सोच नहीं है। गणित के बारे में बातचीत आप खेल में भी कर सकते हैं। आप में से कई लोग फुटबॉल खेलना जानते होंगे। कभी आपने फुटबॉल की आकृति को ध्यान से देखा है? उसमें 2 तरह की आकृतियाँ होती हैं, पहली काली और सफ़ेद। काले रंग की आकृति कैसी है, सोच के बताइए, क्या वो सफ़ेद रंग की आकृति से भिन्न है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो काली आकृति है वो पेंटागन यानी पंचकोण है, और जो सफ़ेद रंग की आकृतियाँ हैं वो षटकोण यानी कि हेक्सागन में है। अब ज़रा सोच के बताइए कि ऐसा क्यों? इन्हीं 2 आकृतियों से ही ये पूरी गोलाकार की फुटबॉल कैसे बन जाती है। क्या इसमें भी कुछ गणित है? जी हाँ, बिल्कुल है, इसमें भी गणित है। और इसे जानने के लिए आप एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी जो आर्किटेक्चर्स हैं, जो हमारे जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें किस तरह की गणित का इस्तेमाल होता है? बच्चों से वो भी बातचीत की जा सकती है कि किसी आकृति को इसी प्रकार से क्यों बनाया गया। कोणार्क का टेम्पल जो है, वहाँ पर कितनी विभिन्न तरह की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, गणित इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर आप दिल्ली कभी भ्रमण पे आए तो आप कुतुब मीनार के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि 7 फ्लोर क्यों बनाए गए।
ऐसा क्या था? ताजमहल जो है इतनी सुंदर आकृति क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें एक तरह की सिमिट्री है। वो देखने में इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि उसमें एक तरह की जो सिमिट्री है वो बहुत अच्छे ढंग से आपको आकर्षित करती है। इसी बारे में हमें बच्चों को अवगत करवाना है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि गणित कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है और किन किन जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। इस बारे में बातचीत करना, इस तरह के पहलुओं से अवगत करवाना, इस तरह की क्षेत्रों से उनसे बातचीत करना एक गणितीय सोच को विकसित करता है। खेल खेल के भाव से, एक्टिविटीज़ के भाव से, गतिविधियों के भाव से आप उनके साथ बहुत सारी गणित करा सकते हैं। अब थोड़ी और बातचीत करते हैं जो आपके ब्लॉक से है। एक बच्चा जो गणितीय ढंग से चिंतन करने की योग्यता का विकास कर लेता है और वह सभी समस्याओं जिसका वह सामना करता है को हल करने में सक्षम है, तो यकीनन उसका गणितीयकरण हो गया है। इस प्रकार अध्यापक के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह गणितीयकरण के विकास के कौशल पर बल देने वाले अधिगम गतिविधियों का आयोजन करें। यानी एक अध्यापक के रूप में अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसी गतिविधियों का आयोजन करें जिनसे बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास हो सके। और ये सिर्फ कक्षा तक ही सीमित ना रहे, आप जहां आपको मौका मिले आप बच्चों से बातचीत करिए और उन्हें गतिविधियों से अवगत करवाकर एक गणितीय सोच की तरफ आगे बढ़ाएं। एक उदाहरण और लेकर आपसे बातचीत करते हैं। एक कक्षा कक्ष जिसमें मान लीजिए टीचर आती हैं, अध्यापक आते हैं और आते ही बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं, शाम पट पर लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप इन दो सिचुएशंस की तुलना करके देखिए। इस कक्षा कक्ष में अध्यापक आए, इन्होंने किताब खोली और शाम पट पर जो सवाल थे उनको हल करना शुरू कर दिया। बच्चों ने उन सवालों को पढ़ा और अपनी कॉपियों में उतारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक और टीचर है, पहले उन्होंने बच्चों को कुछ गतिविधियां दी, कुछ खेल खेल के रूप से एक समा बनाया जिससे बच्चों से बातचीत शुरू की। फिर उन्होंने बच्चों से बात करके जानने की कोशिश की, चलो बताओ इस सवाल को कैसे हल करेंगे। विभिन्न प्रकार के जवाब आए, किसी बच्चे ने कुछ कहा, किसी बच्चे ने कुछ कहा। जब 5-6 तरह के प्लान आ गए, फिर उन्होंने दोबारा बातचीत करनी शुरू की बच्चों से कि अब बताओ इनमें से सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है और क्यों। अब दोबारा बातचीत शुरू हो गई। इसमें बातचीत करते करते किसी ने किसी प्लान के बारे में कुछ उसके गुण बताए, किसी ने उसके अवगुण बताए, किसी ने ये कहा कि ये जल्दी हो जाएगा, किसी ने बताया अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हल नहीं हो पाएगा। ये सब बातचीत भी तकरीबन 5-7 मिनट चली। यानी कि इस कक्षा कक्ष में उस सवाल के ऊपर कम से कम 12 मिनट लग गए और पहले टीचर ने उस सवाल को 2 मिनट में ही खत्म कर दिया था। अब आप बताइए, अगर आप इस अध्यापक होंगे तो आप इन दोनों में से किस टीचर के साथ जाना चाहेंगे? पहले टीचर जिन्होंने सवालों को 2 मिनट में ख़त्म करा दिया, लेकिन शायद बच्चों को समझ नहीं आया होगा, शायद बच्चे जान ही नहीं पाए कि ये हुआ कैसे। इसीलिए कई बच्चों को गणित एक रहस्यमय विषय भी लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि टीचर ने किस तरह से और क्या सोच के ये हल किया। और दूसरी तरफ जहाँ बच्चों ने बातचीत की, वहाँ टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन बच्चों को समझ आया, बच्चों का गणितीयकरण हुआ। अब आप, मुझे उम्मीद है अब आप काफ़ी सोच विचार कर रहे होंगे कि गणितीयकरण करने का आखिर मतलब क्या है और हम अपनी कक्षा में किस तरह से बच्चों को गणितीयकरण की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनके मस्तिष्क का गणितीयकरण किस तरह से कर सकते हैं। हमने आज बहुत सारे उदाहरण भी देखे, वो उदाहरण भी देखे जहाँ पर शायद बच्चे या लोग जो हैं कक्ष के बाहर थे लेकिन गणित कर रहे थे, जैसे कि कुम्हार, जैसे कि कोलम बनाती हुई औरतें, जैसे कि पान की दुकान पर काम करता हुआ वो छोटा सा बच्चा। शायद ये कक्ष में नहीं आए, लेकिन इनके भी मस्तिष्क का गणितीयकरण हो रहा था, सृजनात्मक तरीके से इनकी गणितीयकरण हो रहा था। हमने ये भी देखा आज इस वीडियो के दौरान कि गणितीयकरण का मतलब सिर्फ सवालों का हल जानना नहीं है, परंतु उस सवाल तक पहुंचने के ज़रिया जो है वो गणितीयकरण है। आखिर में बच्चों के मस्तिष्क के गणितीयकरण के लिए
अध्यापक के रूप में आपको 2 पहलुओं पर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले नई गतिविधियों का आयोजन करिए, वे गतिविधियां जिससे बच्चों में एक एक्साइटमेंट रहे, चाहे ये आप पजल्स लेकर आएँ, चाहे आप इनसे आर्ट एंड क्राफ्ट के दौरान कराएं, चाहे आप उनसे कुछ खेलों के दौरान कराएं, चाहे आप ओरिगामी करवाएं, चाहे आप उनसे सुडोकू की पजल सॉल्व करवाएं, लेकिन कुछ ना कुछ नई गतिविधियां ज़रूर अपने कक्ष में लेते आइए। गणितीय चिंतन का निर्माण करने के अवसर उपलब्ध करवाना आपका कार्य है, यानी कि जितने भी तरह से आप बच्चों के साथ गणितीय निर्माण में गणितीय चिंतन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में आप ज़रूर सोचिए और इस तरह के अवसर बच्चों को दीजिए। तो इस वीडियो से हमने जाना कि गणितीय चिंतन का निर्माण किस तरह किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपने जितने भी हमने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो आपके गणितीय चिंतन का एक रूप ज़रूर देंगे और आप इसके बारे में और बातचीत करेंगे। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। एक सूचीबद्ध करिए और देखिए कि गणितीय चिंतन किस तरह से आप अपने बच्चों में विकसित करवा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप ब्लॉग को दोबारा भी देख सकते हैं और इस वीडियो को भी दोबारा चला के देख लीजिए। धन्यवाद।